हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे के दिन डिस्कस होता है बायोलॉजी। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो आज बायोलॉजी पढ़ेंगे और बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एनिमल किंगडम। तो हमने प्लांट किंगडम जैसे कंप्लीट किया अभी, तो प्लांट किंगडम में क्या पढ़ा हमने? तो हमने प्लांट किंगडम मतलब जिसको पादप जगत कहा जाता है, तो उसमें हमने सारी बातें करी कि भाई ब्रायोफाइटा क्या होता है। प्लांट्स तो प्लांट्स है, लेकिन उसमें भी तो कैटेगरी पढ़ी कि ब्रायोफाइटा है, थैलोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, मोनोकॉट है, डाइकॉट है। ये सारे शब्द सीखे आपने। मतलब एक प्लांट को भी देखने जाते हैं तो प्लांट में इतनी सारी वेरिएशंस देखने मिल जाती है, तो भाई एनिमल्स में भी तो होंगी। तो हम जो है अब क्या पढ़ेंगे? एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। तो एनिमल किंगडम मतलब इसको हम कहेंगे जंतु जगत या प्राणी जगत। तो जंतु जगत के अंदर भी बहुत सारी चीजों के आधार पर हमने बांटा है। जैसे हमारे पास बैकबोन है, हमारे पास क्या है? एक वर्टेब्रे है, हमारे पास बैकबोन है, लेकिन कई ऐसे जीव हैं जिनके पास नहीं होता है। तो इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी है। ये थोड़ा सा पार्ट ऐसा है कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा और देखकर थोड़े से डर गए होंगे, क्योंकि थोड़ा सा लगता है टफ। तो इसलिए इसको बहुत ही बेसिक से शुरू करूंगा मैं, कि जिससे इस पर किसी भी तरह से दिक्कत ना हो। कभी हमें पोरीफेरा नाम आए या सिलेंट्रेटा या निडेरिया आए या हेलीमंथीस आ जाए या कोई भी ऐसे मोलस्का क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको समझने आने लगेंगी जब ये लेक्चर आप देख लेंगे पूरा। तो आज हम इसके एकदम बेसिक वर्जन की बात करेंगे, एनिमल किंगडम मतलब जंतुओं के जगत की। और फिर वही बात होगी कि इसकी जरूरत क्या थी। भाई सभी तो जानवर हैं, उसमें मानव भी एक जानवर है, हमें एक सोशल एनिमल बोल दिया गया, लेकिन हर एक जानवर के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस है। और जहां हम उन वेरिएशंस की स्टडी करते हैं तो आप उसको एनिमल किंगडम कह देते हैं। तो एनिमल किंगडम में बहुत सारी कैटेगरी हैं। कहीं पर किसी के अंदर केवल कोशिकीय स्तर पर ही विभाजन है, मतलब उनके यहाँ सिर्फ कोशिका है, उत्तक नहीं है, टिश्यूज नहीं है। किसी के अंदर टिश्यूज है, किसी के अंदर ऑर्गन है, किसी के अंदर पूरा ऑर्गन सिस्टम है। हमारे अंदर देखा जाए तो हमारे यहाँ ऑर्गन सिस्टम है, हमारे यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है, हमारे यहाँ जो है सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो संवहन तंत्र भी हमारे यहाँ काम। तो हमारी बॉडी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया की बात करते हैं, उसके पास एक ही कोशिका है। तो ऐसे जो है अलग अलग चीजों पर हम बात करेंगे कि भाई एनिमल्स के अंदर देखा जाए। केवल हम यहाँ जंतुओं की बात करेंगे और जंतु कैसे होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ कुछ तो आप लोग सीख ही चुके हैं। सेल मैं पढ़ा ही चुका हूँ, प्लांट सेल, एनिमल सेल्स ये भी पढ़ा है। इसके अलावा टिश्यूज लेवल पर भी बात हुई है। तो आज हम किंगडम को भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कई ऐसे थोड़े से अलग अलग शब्द मिलेंगे, जैसे पोरीफेरा है, आपको सिलेंट्रेटा है, निडेरिया है, हेलीमंथीस है, वर्टेब्रे है। ऐसे कई थोड़े से ऐसे शब्द हैं जो आपको थोड़े टफ लग सकते हैं, लेकिन जब उनको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो हमें बनने लगेंगे। तो शुरू करेंगे आज का सेशन और उस चीज़ पर बात करेंगे। इसके अलावा किसी भी तरह से कोई डाउट्स है, इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं। ऊपर दिए गए टेलीग्राम लिंक पर इसकी PDF अपलोड हो जाती है, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे हमारा सेशन। उससे पहले हमने कल जो पढ़ा था प्लांट किंगडम, हमने जैसे कंप्लीट कर लिया है। तो भाई प्लांट किंगडम के कुछ MCQ मैंने आपको दिए थे, कुछ आप लोगों ने ट्राई किए थे। जो पादप जगत की बात करें तो ये जो पोर्शन है ये बहुत अच्छे पोर्शंस हैं जो मैंने अभी बताया। मतलब ये ऐसे देखा जाए तो आपको बुक्स में बहुत ज़्यादा टफ वे में दिए हुए हैं, तो इनको मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके बताया है, क्योंकि यहाँ तक जो ऐसी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बोला जाता है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन इसके बाद जब चीज़ें आएंगी, जैसे एनिमल किंगडम के बाद, तो आपने जितने भी सिस्टम्स पढ़े, रेस्पिरेटरी सिस्टम, विटामिन, डिजीजेस, ये बहुत इजी लगता है, इजी भी पार्ट है। लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा सा टफ कंसिडर किया जाता है, लेकिन है नहीं टफ। जैसे हमने माइटोसिस, मियोसिस पढ़ा, जेनेटिक्स भी पढ़ेंगे हम, इम्यूनिटी वगैरह जो अभी काफ़ी चर्चाओं में है टॉपिक्स, उन पर भी हम थोड़ा सा विशेष ध्यान देते हुए आगे बात करेंगे। तो प्लांट किंगडम पे हमारी बात हो चुकी है। प्लांट किंगडम में मैंने पहला क्वेश्चन जो दिया था, पहले MCQ सॉल्व कर लेते हैं, फिर आज का एनिमल किंगडम शुरू करेंगे। तो भाई पहला क्वेश्चन है, प्लांट्स बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स वुड शो लीस्ट एडेप्टेशन टू मराइन वाटर। अब देखा जाए तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? मरीन वाटर की। मरीन मतलब समुद्री जल कि निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित पौधा समुद्री जल के लिए सबसे कम अनुकूल जो है दिखाएगा। यहां पर है ये आपका टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या ब्रायोफाइट।
तो देखा जाए तो बेसिकली समुद्री जल जो होते हैं, समुद्री जल का मतलब जो मरीन वाटर होता है, जैसे आपने सुंदरबन ट्री सुने होंगे, सुंदरबन जो है, ये सुंदरबन ये बंगाल में बहुत होता है, इनके पास एक डेल्टा रीजन भी बनता है इंडिया में, जो सबसे बड़ा डेल्टा आपने सुना हुआ होगा, सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है। तो उसके आसपास जो लकड़ियां मिलती हैं या पौधे मिलते हैं वो किस कैटेगरी के होते हैं? वो होते हैं सब मरीन में रहने वाले। तो अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स की, तो टेरिडोफाइट्स समुद्री जल में आसानी से रह सकते हैं। ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ये आपके दोनों जगह पे होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, लैंड पर भी उगते हैं और ये वाटर पर भी उगते हैं। इसके अलावा अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म वो होते हैं कि जिनके अंदर सीड्स की जो होता है, सीड्स बाहर ही देखने मिल जाता है, मतलब उनके अंदर फ्रूट्स वाला जो चीज होती है, फ्रूट्स के अंदर सीड नहीं होता, नग्न बीजी कहा जाता है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म्स भी मरीन वाटर में आसानी से उग सकते हैं। लेकिन जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म्स मतलब जिनके बीज फल के अंदर होते हैं, तो जो फलों वाले पौधे होते हैं वो आपको समुद्री जल में नहीं मिलेंगे, खारे पानी में कोई भी आपको फल नहीं देखने मिलता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आवर्त बीजी हो जाएगा। तो उसका आंसर याद रख लेंगे एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि ये फल वाले पेड़ हैं तो ये समुद्री जल में नहीं उगते हैं। अगला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रुप रिक्वायर बोथ लैंड एंड वाटर टू कंप्लीट इट लाइफ साइकिल। अब यहां पर मैंने एक चीज बताई थी, उसके लिए वर्ड यूज किया गया था उभयचर। उभयचर का मतलब क्या है कि जो जल पर भी रह सकते हैं और जो पानी में भी रह सकते हैं। तो इन्हीं को इंग्लिश में कहा जाता है एम्फीबियंस। तो ये कल मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई आपका प्लांट किंगडम के जो एम्फीबियंस होते हैं वो कौन होते हैं? तो प्लांट किंगडम के एम्फीबियन हम कहते हैं किसको? ब्रायोफाइटा को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। तो ये पादप समूह को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए भूमि और जल दोनों की आवश्यकता होती है, तो दोनों में रह सकते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम मतलब पादप जगत के उभयचर। तो ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स हैविंग वस्कुलर टिश्यू विदाउट सीड्स। तो देखा जाए तो भाई जो सीड्स करते हैं वो तो एंजियोस्पर्म है, तो एंजियोस्पर्म तो नहीं हो सकता। दूसरा अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म्स के पास भी सीड्स होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके अलावा बोला जा रहा है प्लांट्स हैविंग वस्कुलर टिश्यू, जिनके पास वस्कुलर टिश्यू भी हो, बिना बीज वाले संवहनी उत्तक पौधे हैं, तो एंजियोस्पर्म नहीं हो सकता, जिम्नोस्पर्म भी नहीं हो सकता। अब बचे दो ऑप्शन, तो इनमें क्या लगाया जाए? अब यहां पर बोला जा रहा है कि ये जो विदाउट सीड्स, तो विदाउट सीड्स तो भाई टेरिडोफाइटा भी होता है और ब्रायोफाइटा भी होता है, दोनों ही होते हैं। लेकिन यहां पे पूछा जा रहा है हैविंग वस्कुलर टिश्यू, जिसके पास संवहन प्रणाली हो। तो हमने प्लांट्स के लिए कैसे डिवाइड किया था? प्लांट्स के लिए हमने यही कहा था कि भाई सबसे पहले एक ऐसा प्लांट जिसके पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी ना हो, वेल डिफरेंशिएटेड या नो वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी, मतलब जिसके अंदर विभेदित शरीर संरचना ना हो। तो ये कौन होते हैं? तो ये होते हैं थैलोफाइटा। इसको हम क्या कहते थे? थैलोफाइटा। लेकिन जिनके पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी मतलब जिनके अंदर विभेदित शरीर संरचना होती है, तो उनको देखा जाता है कि अगर ऐसा है तो क्या उनके पास वस्कुलर टिश्यू है, क्या उनके पास संवहन प्रणाली है, वस्कुलर टिश्यूज हैं। तो जिनके पास नहीं होते उनको क्या कह देते हैं? ब्रायोफाइटा। और जिनके पास संवहन प्रणाली होती है और वो बीज नहीं उगा सकते, उनको क्या कह दिया जाता है? टेरिडोफाइटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटा, क्योंकि ब्रायोफाइटा के पास क्या नहीं होता? संवहन प्रणाली नहीं होती है। तो हमारा आंसर इस तरीके से आप बता सकते हैं कि क्या है इसका आंसर? टेरिडोफाइटा जो है इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद द प्लांट ग्रुप दैट पोजेसेस लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट गैमीट्स एंड लार्जेस्ट ट्री।
पादप समूह जिसमें सबसे बड़ा बीजांड, सबसे बड़ा युग्मक और सबसे बड़ा वृक्ष होता है, ये कौन से होते हैं? तो जिम्नोस्पर्म्स में होता है। नग्न बीजी जो होते हैं इनके बड़े बड़े पौधे होते हैं, इनसे जो है सीधे वृक्ष से जो है बीज गिरते हैं और ये बड़े बड़े बीजांड युग्मक जो है गैमीट्स बनाते हैं, ओव्यूल्स बनाते हैं। तो इसका आंसर जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। तो ये आज के एमसीक्यू पढ़ लिया हमने। अब शुरू करते हैं, हमारा चैप्टर क्या है? तो हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की। तो एनिमल्स को देखा जाए तो भाई एनिमल्स जो है, जंतु जो है, इनके बारे में हमें कुछ बेसिक चीजें पता है। जैसे ये मोस्टली कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। ये कैसे होंगे? बहुकोशिकीय होंगे। दूसरी चीज बात करें तो ये होंगे यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस हो, सच्चा नाभिक या केंद्रक हो, ये भी कहा जाता है। तीसरी अगर हम बात करें तो ये होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब ये होते हैं परपोषी। परपोषी मतलब ये भोजन पर किस पे निर्भर करते हैं? दूसरी चीजों पे, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या इनके पास सेल वॉल होता है? क्या कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो बिल्कुल नहीं पाई जाती। तो इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप क्या बता सकते हैं? किसी एनिमल्स में बता सकते हैं। तो भाई एनिमल्स कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं। स्पीशीज बिलोंगिंग टू द किंगडम एनिमेलिया, इन्हीं को जो है जंतु जगत या एनिमेलिया कह दिया जाता है। विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा ही चुका हूं मैं। एवरी एनिमल हैज इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, हर जानवर के पास अपनी अलग अलग जो है विशेषताएं होती हैं। इसके अलावा दे ऑब्टेन देयर एनर्जी आइदर बाय फीडिंग ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स, या तो वो किसी दूसरे जानवर को खाएंगे या किसी पौधे को खाएंगे, क्योंकि हमने क्या बोल दिया, वो परपोषी तो है। देयर आर मिलियंस ऑफ स्पीशीज which have been identified, few share similar characteristics while other different drastically। कुछ ऐसे जीव हैं जो आपस में मिले दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं, और कुछ में बहुत ही ज्यादा अंतर पाए जाते हैं। तो पशु कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, किंगडम एनिमेलिया से संबंधित प्रजातियां हैं। हर जानवर की अपनी अनूठी विशेषताएं होती हैं, या तो वे पौधे या अन्य जानवरों को खाकर अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसी लाखों प्रजातियां हैं जिनकी पहचान की गई है। कुछ समान विशेषताओं का साझा करते हैं जबकि काफी भिन्न भी होते हैं। तो ये एक किंगडम हो गई जिसको हम क्या कह रहे हैं? प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम को भी तो हम किसी ना किसी आधार पर बांटेंगे कि भाई कौन सा जानवर अलग है, किसको किस कैटेगरी में देखा जाए। नहीं तो बोलने को तो सभी एनिमल्स हैं। तो हमने यहाँ पर इनका कुछ वर्गीकरण किया है। तो इनके वर्गीकरण की बात हम किस आधार पर करते हैं? तो इसको ध्यान से देखिए। हम बात कर रहे हैं इनके वर्गीकरण की, इनके क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। कि हमसे कोई पूछ ले कि भाई हम कैसे इनको बांट दें, तो भाई इनको बांटने के कुछ आसान तरीके हैं। इन आसान तरीकों पर नजर डालते हैं कि एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हम उनकी विशेषताओं के आधार पर उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। पहली चीज हो गई। अब विशेषताएं क्या हैं? तो इनकी विशेषताएं, दे आर एमिनेंट फ्रॉम एल्गे। एल्गे मतलब शैवाल जो होते हैं, ये शैवाल से अलग है। प्लांट्स एंड फंगस वेयर रिजिड सेल वॉल्स आर एब्सेंट। वे शैवाल, पौधों और कवक से प्रख्यात हैं जहां कठोर कोशिकाएं भित्ति अनुपस्थित है। मतलब ये उनसे क्या है? उनसे डिफरेंट है ना। अगर हम शैवाल की बात करेंगे, हम मतलब फंगस की बात करें, उनके पास काइटिन होता है। प्लांट्स के पास सेलुलोज होता है। आपका यहीं पर अगर हम बात करें एल्गे के पास, तो एल्गे के पास भी लाइकेन वगैरह ये चीजें होती है। तो ये सारी चीजें अपना भोजन बना लेती है, जैसे एल्गे बना लेता है, प्लांट्स बना लेता है, फंगस इन पे डिपेंड करता है। तो इनके जैसे नहीं है एनिमल्स, तो इनसे डिफरेंट है। Some are also heterotrophic in general and they digest their food within the internal chambers which again distinguish them from algae and plants। अब ये क्या होते हैं? कुछ विषमपोषी भी होते हैं। सामान्य तौर पर वे अपने भोजन को आंतरिक कक्षाओं के भीतर पचाते हैं और फिर से शैवाल और पौधों से अलग करते हैं। तो ये शैवाल और पौधों से अलग भी हो जाते हैं। इसके अलावा अनदर एलाइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज स्पीशीज है दे आर मोटाइल। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, मोटाइल इन सर्टेन लाइफ स्टेजेस। मतलब इन प्रजातियों को एक और विशिष्ट चरित्र यह है कि वे जीवन के कुछ चरणों को छोड़कर गतिशील होते हैं। जैसे कि आप गर्भ में होंगे, अपनी मदर के वोम्ब में होंगे, तो आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, मोटाइल नहीं है। जैसे पेड़ कहीं लगा है तो वहीं लगा रहेगा। वैसे ही जब आपका जन्म हो रहा होता है, जब आप माँ के पेट में होते हैं, गर्भ में होते हैं, तो आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ने लगे, आप
चलने लगे तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ऐसी जानवरों के लिए भी कहा गया कि इनके अंदर सबसे मेन चीज है ये मोटाइल है। हमने प्लांट्स में लिखा था इमोटाइल है, वो आसानी से वो जो है गतिहीन नहीं है। तो ये जो है कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, सबकी लाइफ स्टेजेस होती हैं। धीरे धीरे जब कोई भी ग्रोथ कर लेता है तो उसके बाद आसानी से मूव करने लगता है, तो ये जो है गतिशील होते हैं। कुछ ऐसे इनके अंदर भी एक्सेप्शन है, जैसे पोरीफेरा हम देखेंगे। पोरीफेरा जो होते हैं जीवन काल पर्यंत तक समुद्र के तल में, मतलब सी के एकदम बॉटम में रहते हैं, पानी से ही सारी चीजें ले लेते हैं, उनके अंदर पोर्स होते हैं, इसलिए उनको पोरीफेरा बोल देते थे। तो ऐसे एनिमल्स के अंदर भी कैटेगरी होती है, लेकिन एनिमल्स आमतौर पर मोटाइल होते हैं, गतिशील होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो कुछ कुछ अंतर समझने आ रहे होंगे कि किन आधार पर हम बोल रहे हैं, इनकी विशेषताओं के आधार पर बोल रहे हैं, इनके भोजन के आधार पर बोल रहे हैं। ये भोजन खुद नहीं बना पाते, ये अपने अंदर पचा लेते हैं। इसके अलावा जो है ये गतिशील भी है, ये भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनको दूसरी चीजों से भिन्न बनाती है। इसके अलावा अगर हम एनिमल किंगडम की बात करेंगे, पादप जगत, जंतु जगत की बात करेंगे, तो भाई जंतु जगत को हम कुछ इस तरीके से बांट सकते हैं। ये जो है इसका जो है दिमाग में एकदम फोटो छप जाना चाहिए। क्या होता है ये, इसको देख लीजिए। अब मैंने जब शुरुआत में आपको बताया था तो मैंने बताया था कि भाई एनिमल्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि भाई यहां यूनिसेलर एनिमल्स भी लिखा है। तो यूनिसेलर एनिमल्स में यहां पर किसका नाम लिखा मिल रहा है, प्रोटोजोआ को। तो आपको डाउट होगा कि सर आपने तो बताया कि भाई एनिमल्स तो मल्टी सेलर ही होते हैं, लेकिन यहां पर यूनिसेलर एनिमल क्यों लिखा है। तो देखा जाए तो इसका कुछ एक अपवाद है कि जो ये प्रोटोजोआ होता है, ये प्रोटोजोआ क्या है, इसी से होता है आपको मलेरिया। जब आपको मलेरिया होता है तो मलेरिया कोई बैक्टीरिया नहीं है, मलेरिया कोई वायरस वाली डिजीज नहीं है। जैसे कोविड किसी को हो जाए तो उसको वायरस हुआ है, किसी को टीबी हो जाए तो वो बैक्टीरिया से हुआ है, वैसे ही किसी को मलेरिया हो गया है तो वो किससे हुआ है, प्रोटोजोआ से हुआ है। प्रोटोजोआ एक जीव होता है जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के काटने से फैल जाता है। तो बेसिकली ये जो प्रोटोजोआ है इसके अंदर देखा गया कि ये जानवरों जैसा क्या कर सकता है, गतिशील होता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर जानवरों जैसी होती हैं, इसलिए हमने इसको भी एक कैटेगरी मान ली कि भाई ये भी जानवर है, लेकिन ये एक अपवाद है जिसके अंदर सिर्फ एक कोशिका है। तो प्रोटोजोआ एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते होते ये किसके अंदर आएगा, ये पादप जगत के अंदर नहीं, जंतु जगत के अंदर आ रहा है। नहीं तो अभी हमने मोनेरा की बात करी थी या प्रोटिस्टा की बात करी थी, उन्हीं में हमने यूनिसेलर की बात करी थी, एक कोशिकीय की बात करी थी। बहुकोशिकीय में जानवरों के अंदर भी एक कैटेगरी है, तो इसको अपवाद के तौर पर, एक्सेप्शन के तौर पर याद रखेंगे, प्रोटोजोआ है। इसके बाद जो मल्टी सेलर एनिमल्स होते हैं उनको मेटोजोआ कहा जाता है। अब मेटाजोआ का मतलब क्या है, तो भाई मल्टी सेलर है, बहुकोशिकीय है, लेकिन इनमें भी कुछ अंतर होते हैं। एक होते हैं इनवर्टेब्रेट्स, एक होते हैं वर्टेब्रेट्स। अब वर्टेब्रेट्स और इनवर्टेब्रेट्स में मतलब क्या, तो इनकी जो वर्टेब्रेट्स होती है मतलब एक तरीके से एक बैकबोन टाइप की होनी, रीढ़ की हड्डी के बेसिस पर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें होती हैं जैसे स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा, वॉर्म्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एक्नोडर्मा। इनके अंदर कोई भी, ये भी सारे जानवर हैं, जैसा मैंने शुरू में भी बताया था, इनके नाम देख के थोड़ा डर लगता है कि भाई ये क्या है, लेकिन हम जो है एकदम अभी आपको एकदम ऐसा समझना है कि हमने क्या बात करी, एक एक चीज पर फोकस करिए, इन पर अभी मत आइए। इनको जब मैं समझाऊंगा तो आप इनको भूल ही नहीं पाएंगे, इतने आसानी से आपको ये समझने आएंगे, ऐसे कोई टफ नहीं है। लेकिन अभी क्या बात करी हमने, शुरुआत में बात करी एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की, मतलब किसी भी जंतु की के अंदर क्या विशेषता है, वो अपना भोजन दूसरे पे निर्भर करते हैं, किसी प्लांट को खाएंगे या किसी जानवर को ही खा लेंगे। वो कैसे हैं, बहुकोशिकीय हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनमें एक सेल नहीं होता है। वो यूकैरियोटिक होते हैं, उनका सेल के अंदर देखेंगे तो न्यूक्लियस जो होता है उनका केंद्रक बहुत अच्छे से विकसित होता है, ये बात भी समझने आ गई। इसके अलावा जो है वो क्या होते हैं, तो वो उनके अंदर जो आपका एनिमल्स हैं वो मल्टी सेलर है, यूकैरियोटिक है, उनके अंदर सेल वॉल नहीं होता, उनके यहाँ कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाती। अब उनके अंदर जो है, किसी के अंदर जो है वर्टेब्रेट्स होते हैं, रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन्स होती है, किसी के अंदर नहीं होती। जैसे मैमल्स हैं, मैमल्स मतलब स्तनधारी कहलाते हैं ये हिंदी में। तो ह्यूमंस जो है, हम क्या है, हम मैमल्स हैं, हमारे अंदर क्या रीढ़ की हड्डी है। इसके अलावा बर्ड्स की बात कर लें, रेप्टाइल्स की रेंगने वाले जीव, एम्फीबियंस, उभयचर और फिशेस, इन सारी चीजों के अंदर वर्टेब्रेट्स होते हैं।
तो अभी बस इतना समझिए, जब हम इनको और डिफाइन करेंगे तो किसके अंदर सेलुलर लेवल होता है, किसी के अंदर बॉडी कैविटी होती है कि नहीं होती, ये सारी चीजों पर हमारी बात होगी। तो अभी बस ये समझना है कि भाई जंतु जगत को हम दो भागों में बांट सकते हैं, विशेष तौर पर तो एक ही है, मल्टी सेलुलर, लेकिन इसका एक हमने क्या देख लिया, प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ कैसा है, तो प्रोटोजोआ ऐसी कैटेगरी हो गई जिसके अंदर एक ही सेल है, और ये कैसा है, मिलता जुलता है जानवरों जैसा, जंतुओं जैसा, इसलिए हमने इसको भी कह दिया कि आ जाओ और हम आपको एनिमल किंगडम में जगह देंगे, लेकिन आपको एक एक्सेप्शन के तौर पे मानेंगे, क्योंकि सारे जानवरों के अंदर क्या है, मल्टी सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं, तो इसलिए इसको भूलिएगा मत। तो देखिए अब प्रोटोजोआ कैसा दिखता है, तो भाई प्रोटोजोआ कुछ इस तरीके से देखने मिलता है। ये प्रोटोजोआ से मैंने आपको बता दिया क्या है, तो प्रोटोजोआ से ही आपको होता है मलेरिया, पैरासिटिक किलर डिजीज है ना, अफ्रीका में बहुत ज्यादा मलेरिया होता है, तो इन जीव के कारण ही होता है, ये फैल जाते हैं। इसी के लिए जो है एक मेडिसिन सुनी होगी आपने, हाइड्रोक्लोरोक्विनिन, ये काफी चर्चाओं में थी अभी, ये मलेरिया के लिए दी जाती है, तो प्रोटोजोआ पर असर करती है। तो प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड है, तो हमने इसको क्यों रखा है देख लेते हैं। प्रोटोजोआ आर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब इनमें क्या कहा जा रहा है, ये यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब इनके अंदर केंद्रक है और पूरी तरह से विकसित भी है, विच आर यूनिसेलर। वो कैसा है, यूनिसेलर है, मतलब यहां पर ध्यान से देखिए, प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक जीवों की विभिन्न समूह है जो एक कोशिकीय होते हैं। अब यहां पर हमें बात समझनी है कि भाई हमने तो देखा था कि भाई यूकैरियोटिक के अंदर अगर कोई यूकैरियोटिक है, मतलब जिसका केंद्रक विकसित है और उसमें एक कोशिका है, तो वो प्रोटिस्टा के अंदर आना चाहिए, लेकिन हम प्रोटोजोआ को एनिमल्स के अंदर ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, उसके भी कुछ कारण है। हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स सच एज मोटिलिटी एंड प्रिडेशन। अब देखिए इनके अंदर दो तरह की चीज है कि इनके अंदर जो है गतिशीलता भी देखने मिल रही है और प्रिडेशन भी देखने मिल रहा है। प्रिडेशन का मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का जो डेवलपमेंट है, प्रिडेट कर जाते हैं, और कई चीज़ों से, मतलब प्रिडेट का दो तरीके की चीज़ें होती है यहाँ पे, ये दूसरी चीज़ों को खाकर भी अपना जो है बोला जाए पोषण पूरा करते हैं। तो इनके अंदर मोटिलिटी वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा फैक्टर है। ये भी क्या है, एनिमल्स जैसे गतिशील होते हैं। एनिमल्स जैसे कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। तो इनके कारण हमने क्या किया, प्रोटोजोआ टेक इन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोट्रॉफी। ये क्या करते हैं, अपना भोजन लेते हैं। ऑस्मोट्रॉफी मतलब इनके शरीर के अंदर जो छिद्र होते हैं, उनके अंदर पोर्स होते हैं, उससे अपना फूड ले लेते हैं। दैट इज बाय एनग्रोसिंग द न्यूट्रिशन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स और ऑल्सो फीड ऑन फेगोसाइटिस आइदर बाय द प्रोसेस ऑफ एनगल्फिंग द पार्टिकल्स ऑफ द फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। अब देखिए इनके अंदर क्या है, अगर हमने एल्गे की बात करी थी, तो एल्गे क्या कर रहा था, शैवाल क्या कर रहा था, शैवाल अपना भोजन स्वयं बना ले रहा था, और उसके भोजन के अंदर सारी चीजें जो थी, मतलब उसको जो है अपने अंदर ही सारा भोजन वो बना रहा है, और उस पर निर्भर जो है क्या था, कवक था। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इनके अंदर समानताएं क्या है, कुछ बहुत सारी समानताएं, जैसे गतिशीलता है। इसके अलावा प्रोटोजोआ ऑस्मोट्रॉफी, ऑस्मोट्रॉफी का मतलब होता है कि भाई किसी एक चीज के अंदर यहां पर कोई एक बाहर पर मेम्ब्रेन हो, कोई झिल्ली हो, मतलब कोई मेम्ब्रेन पाई जाए और इस मेम्ब्रेन से बाहर की चीजें इसके अंदर प्रवेश कर जाएं, तो इस चीज को कहा जाता है ऑस्मोट्रॉफी। ऑस्मोसिस का मतलब होता है किसी मेम्ब्रेन के थ्रू आप आसानी से घुस जाइए। मतलब मान लीजिए कहीं पर गेट नहीं है, तो गेट नहीं है तो आप आसानी से घुस जाएंगे, लेकिन कहीं गेट होने के बाद कुछ कुछ लोगों को ही एंट्री मिले वहां पर, मतलब कोई चौकीदार हो जो कुछ चीजों को आने दे। तो ऐसा ही होता है ऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, एक सेमी परमिबल मेम्ब्रेन होती है, एक पारागम में झिल्ली होती है, उसके तहत कोई चीज आसानी से अंदर आ जाए। तो ये अपना फूड किसके थ्रू लेते हैं, ऑस्मोट्रॉफी के द्वारा, प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, जो कोशिका झिल्ली के माध्यम से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और फाइगोसिटिस पर फीड करते हैं, या तो स्यूडोपोडिया की मदद से भोजन के कणों को निगलने की प्रक्रिया करते हैं कि अपने अंदर जो भोजन है वो स्यूडोपोडिया एक तरीके की चीज होती है जिससे अपने अंदर उसको एनगल्फ कर लेते हैं। मतलब जैसे हम खाना खा रहे हैं वैसे ये भी एक तरीके का भोजन लेने की प्रक्रिया इनके अंदर होती है, या तो शरीर के छिद्रों से कर लेते हैं या स्यूडोपोडिया की मदद से करते हैं। ये आपको समझने आएगा थोड़ा सा आगे, लेकिन हम यहां पर इसलिए इस पर इतनी बात कर रहे हैं क्योंकि हमने प्रोटोजोआ को किस में रख दिया है, हमने इसको एनिमल की कैटेगरी में रख दिया है। तो जब हमने इसको जंतु की उसमें रखा हुआ है तो इसके कारण क्या है, तो दो कारण समझ लीजिए, एक गतिशीलता
एक आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, दूसरा भोजन जो है वो ग्रहण कर सकते हैं और अंदर पचा सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल जैसी दिखी, इसलिए हमने प्रोटोजोआ को इसमें रख दिया। अब एक और चीज होती है जिसको कहा जाता है ब्रायोजोन्स। ये भी थोड़े से एक्सेप्शंस ही हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, दिख पा रहे होंगे आपको। इनको मॉसेस के तौर पर हम देख सकते हैं। तो ये भी एनिमल्स के अंदर एक विशेष चीज होती है जिनको ब्रायोजोन्स कहा जाता है। इनको भी समझ लेते हैं। तो ब्रायोजोन्स आर नॉर्मली एक्नॉलेज्ड एज मॉस एनिमल। अब ये क्या होते हैं? अब इसमें कहीं आपको वर्टेब्रेट्स दिख रही है, कहीं इसकी रीढ़ की हड्डी दिख रही है, ये तो आसानी से मुड़ जाता होगा। मतलब ये मोस्टली आपको कहाँ मिलता है? ये मिलता है वाटर के अंदर। तो ये भी एक एनिमल है, लेकिन देखने में कैसा लग रहा है? प्लांट जैसा लग रहा है। तो ये हम कुछ एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ब्रायोजोन को आमतौर पर काई वाले जानवरों के रूप में स्वीकार किया जाता है। देखने में लगते हैं पौधे, लेकिन है नहीं। दे आर फिल्टर फीडर्स which shift food particles out of the water using a crown of tentacles lined with cilia, and most of them dwell in humid waters, few in glacial waters and some in marine water. ये होते कहाँ हैं? जल में ही होते हैं। कहाँ? ये फिल्टर फीडर हैं जो सीलिया के साथ पंक्तिबद्ध तंबू के मुकुट का उपयोग करके भोजन के कणों को पानी से बाहर निकालते हैं, और उनमें से ज्यादातर नम पानी में रहते हैं, कुछ हिमनदों के पानी में रहते हैं और कुछ समुद्री खाइयों में रहते हैं। और ये जहां रहते हैं वहां पर फिश, मछलियों के लिए भोजन जो है बनाते हैं और उनके लिए वहां पर आसान कर देते हैं जीवन। तो ये देखने में कैसे लगते हैं? प्लांट्स जैसे, लेकिन ये भी क्या है? ये भी एनिमल्स हैं। जैसे हमने बात करी किसकी, लेकिन ये ब्रायोजेंस कैसे होते हैं? ये मल्टी सेलुलर होते हैं। इनके अंदर एक कोशिका नहीं होती, इनके अंदर बहुकोशिका होती है। तो ये भी एक चीज है जो इसमें याद रखेंगे, ये बहुकोशिका वाले जीव हैं। और ये जो है समुद्र में रहते हैं। देखने में कैसे लगते हैं? तो देखने में प्लांट जैसे हैं, लेकिन ये है नहीं प्लांट्स, ये याद रखेंगे। इसके अलावा मोस्ट ऑफ देम आर कॉलोनियल। कॉलोनियल मतलब ये ज्यादातर कैसे होते हैं? बहुत सारे बड़े क्षेत्र में रहते हैं, उनमें ज्यादा औपनिवेशिक है और एक शैली एकांत है। एंड जेनर इज सॉलिटरी, एक ही जगह पे पाए जाते हैं लेकिन झुंड में पाए जाते हैं। Zoids are individually in bryozoans and they are not completely independent species. मतलब ये निर्भर करते हैं, मतलब जैसे बोलते हैं ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं। जहां पर रहेंगे वहां से अपना फूड इकट्ठा करेंगे, और मछलियों के लिए भी बहुत अच्छा वातावरण क्रिएट कर देते हैं जहां पर वो आकर आसानी से भोजन कर सकती हैं। तो जूजाइड्स ब्रायोजोन में रहने वाले व्यक्ति हैं और वो पूरी तरह से स्वतंत्र प्रजाति नहीं है, क्योंकि वो दूसरों पर भी निर्भर करते हैं। ऑल कॉलोनीज हैव ऑटोजोइड्स विच आर अकाउंटेबल फॉर फीडिंग एंड एक्सक्रीशन। तो ये जो होते हैं जिन जॉइड्स का मतलब देखिए, जॉइड मतलब जू का मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर, जहां पर बहुत सारे जानवर रहते हैं। तो इनका भी जो जॉइड होता है उसमें क्या होता है कि ये बहुत सारी चीजें करते हैं। कहीं से भोजन उसी पानी में से इकट्ठा करके अपने अंदर ले लेते हैं और कहीं से चीजें निकाल देते हैं। तो ब्रायोजोन्स के अंदर ये कैटेगरी होती है। सभी कॉलोनियों में ऑटो जो होता है, मतलब ऑटोजोइड्स मतलब जो चिड़ियाघर है या उनके जो पूरा का पूरा एक तंत्र है जिसमें बहुत सारे जीव रह रहे हैं जो भोजन का उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो भोजन भी कर रहे हैं और उसका उत्सर्जन भी कर रहे हैं। तो ब्रायोजोन्स से आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो है ब्रायोजोन्स, ये देखने में प्लांट जैसे हैं लेकिन ये है एनिमल्स। ये क्या है? जंतु हैं। कैसे रहते हैं? कॉलोनी में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। इसके अलावा जहां रहते हैं वहां पर समुद्र के अंदर ही रहेंगे, नम जल में, हिमनद में मतलब ग्लेशियर्स के पास रहेंगे, या फिर आपका वाटर में तो रहेंगे, मरीन वाटर में रहेंगे, ग्लेशियर वाटर में रहेंगे, या ह्यूमिड वाटर में रहेंगे। वहां जहां रहेंगे वहां पर भोजन की व्यवस्था भी कराएंगे दूसरों के लिए, और साथ साथ अपना भी भोजन इकट्ठा वहीं से करेंगे और वहीं पर अपना उत्सर्जन भी करेंगे, मतलब एक्सक्रीशन भी करेंगे, फूड को एक्सेप्ट भी करेंगे। इसके बाद देखिए, अब बात होती है वर्टेब्रेट्स की। ये तो हो गए एक्सेप्शंस वाली बात, क्योंकि देखा जाए तो इस वाले चार्ट में हमने क्या बात करी थी कि भाई एक यूनिसेलर है प्रोटोजोआ, इसमें भी हमने एक बात कर ली ब्रायोजोन्स की, जो मोस्टली लगता कैसा है? प्लांट जैसा। इस कैटेगरी में कहीं लिखा नहीं है लेकिन हमने उसको इंक्लूड कर लिया है। अब देखिए यहां पर एक बात हो रही है वर्टेब्रेट्स की। वर्टेब्रेट्स मतलब जिनके पास बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डियां होती हैं, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। ये भी तो एनिमल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे टाइगर है, फिश है, इनके पास होता है। तो वर्टेब्रेट्स आर द एनिमल पोजेसिंग बैकबोन्स। यहां पर इस वर्ड को याद कर लीजिए, कशुरे की रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं। मतलब वर्टेब्रेट्स कौन है? जिनके पास रीढ़ की हड्डी है। सम इंक्लूड जॉड वर्टेब्रेट्स एंड जॉलेस फिश। किन्हीं के पास जो है जबड़ा भी होता है, किसी के पास जबड़े के बिना वाले भी होते हैं। कुछ में जबड़े वाले कशुरकी और जबड़े रहित मछलियां भी शामिल हैं।
अब मछलियों के पास तो जबड़ा नहीं होता, लेकिन उनके पास भी आपने देखा होगा मछलियों के अंदर से कांटा निकलता है, तो वो जो चीज है वो भी तो क्या है, एक वर्टेब्रेट्स ही है। इसके अलावा एग्जाम्पल जैसे शार्क हो गई, रे फिश हो गई, बोनी फिश हो गई, ये शार्क, रे फिश और बोनी फिश इसके एग्जाम्पल है। अब बोनी फिश नेम्ड क्लैड ऑल्सो फर्दर फॉल्स इनटू द क्लास ऑफ एम्फीबियंस। एक बोनी फिश होती है जिसको हम एम्फीबियंस उभयचरों के अंदर भी रख देते हैं। इसके अलावा हम रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं, मैमल्स की बात कर रहे हैं, बर्ड्स की श्रेणी में भी ये सारी चीजें आती हैं। मतलब ये सारी चीजें जो है मैंने आपको अभी जो बताया था इसके अंदर लिखा हुआ था, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब के पास क्या है, वर्टेब्रेट्स है। तो इन्हीं को हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई वर्टेब्रेट्स क्या है। तो इसमें जो है उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी और पक्षियों की श्रेणी में भी आती है। इसके अलावा एक्सटेंट वर्टेब्रेट्स वेरी इन साइज बिगनिंग फ्रॉम द फ्रॉग स्पीशीज नेम्ड जो है पेडोफाइरेन एमोनेसिस टू द ब्लू व्हेल। इसके अंदर एकदम छोटे से लेकर एक बड़ी बड़ी व्हेल तक वर्टेब्रेट्स के अंदर आ जाती है। मौजूदा कोरोशिकी आकार में भिन्न होते हैं जो पेडोफ्रीन एमान्युएंस नामक मेंढक प्रजाति से शुरू होकर ब्लू व्हेल तक होते हैं। ये जो एक फ्रॉग का नाम लिया है, बहुत छोटे होते हैं। और व्हेल मछली आपने देखी होगी काफ़ी बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। मतलब उसके अंदर अगर ब्लोटिंग हो रही है, अगर कोई व्हेल मछली मर जाती है तो समुद्रों के पास आसपास जहां आकर मिलती है तो उनसे जो है उनके शरीर में क्या होता है, अंदर डिकम्पोज होना चालू होता है, तो उसके आसपास जो है वो बहुत बड़े क्षेत्र में एक ब्लास्ट भी कर सकती है। इतनी बड़ी होती है कि भाई एक 10 मंजिला इमारत को गिरा सकती है, इतनी शक्ति होती है। तो आप समझ रहे हैं ये सारी चीजें वर्टेब्रेट्स के अंदर आती हैं। इनके बाद अगर हम बात करें, एम्फीबियंस आर स्पीशीज दैट लिव इन लैंड एंड मूव टू वाटर फॉर ब्रीडिंग। उभयचर जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस क्या होते हैं, उभयचर ऐसी प्रजातियां होती हैं जो भूमि में रहती हैं और प्रजनन के लिए पानी में चली जाती हैं, जैसे आपका फ्रॉग जो होता है। इसके अलावा रेप्टाइल्स आर कवर्ड बाय स्कूट्स। स्कूट्स का मतलब होता है, जैसे आपने कछुआ देखा होगा तो कछुए के ऊपर एक क्या होता है, एक उसके ऊपर एक प्रोटेक्टेड लेयर लगी होती है, उसको स्कूट्स कहा जाता है। तो सरीसृप स्कूट से ढके होते हैं जिनसे वो अपने आप को रक्षा करते हैं। मैमल्स आर टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और एरियल। जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, वो स्थल पर भी रह सकते हैं, जमीन पर भी रह सकते हैं, पानी पर भी रह सकते हैं, हवा में भी उड़ने वाले होते हैं। तो हमारी जो कैटेगरी है, हम मैमल्स ही हैं। ह्यूमंस जो होते हैं मैमल्स के अंदर ही आते हैं। बर्ड्स आर कवर्ड विथ फीदर्स एंड हैव स्ट्रीमलाइन एवेन्यूज। उनके जो है पंख होते हैं, पक्षी पंखों से ढके होते हैं और उनके जो रास्ते होते हैं वो सुव्यवस्थित होते हैं। मतलब उनको उड़ने के लिए उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन बनाई जाती है कि ताकि वो आसानी से हवा में उड़ सकें। जैसे प्लेन्स बनाया जाता है तो उनको स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाई जाती है, कार्स बनाई जाती है तो उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाई जाती है ताकि वो हवा को काट सके। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, वर्टेब्रेट्स के अंदर आ जाती है। और जो नहीं आती उनको इनवर्टेब्रेट्स कह दिया जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी है, तो देखिए हमने यहां पर बात करी है किसकी, जंतु जगत की। अब जंतु जगत में हमने एनिमल्स की बात करी, ये कैसे है, मल्टी सेलुलर है। अब इनके अंदर क्या होता है, जैसे हमारे अंदर सेल भी है, टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमने किस आधार पे बांटा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। कुछ को बांटा है सिमेट्री के आधार पर, कुछ को बांटा है बॉडी कैविटी या सीलम जिसको कहा जाता है, और फाइलम। तो ये फाइलम जो है, इनके अंदर जो संघ है कौन कौन सा है, तो देखा जाए तो प्लांट किंगडम में मैंने बताया था ऐसे बहुत सारे नाम देखने मिलते हैं। जैसे पोरीफेरा है, सिलेंट्रीटा है जिसको निडेरिया कहा जाता है, टीनोफोरा है, प्लेटी हेलीमंथीस है, एस हेलीमंथीस है, एनीलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एक्नोडर्मेटा, हेमकॉर्डेटा या कॉर्डेटा। अब देखिए ये क्या होते हैं, इनको ही हमको एक एक करके समझना है। तो अभी आज मैंने क्या बताया आपको, बेसिक्स बताए हैं। तो अभी इस चार्ट को देख लीजिए, इस पर हमारी कल और भी जो है अच्छे से हम एक एक चीज पर बात करेंगे, इनके डायग्राम्स देखेंगे और ये सारी चीजें क्या हैं इनको भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने बेसिक वर्जन बात करी कि भाई जैसे एनिमल किंगडम था, जैसे प्लांट किंगडम पढ़ा हमने, तो प्लांट में ब्रायोफाइटा था। तो ब्रायोफाइटा के अंदर क्या था, शरीर था ही नहीं, उसके अंदर वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं थी, वस्कुलर सिस्टम नहीं था, सीड्स भी नहीं बना सकता था। तो इसमें जो है हम बात कर रहे हैं कि भाई जिसके अंदर केवल सेल है, जिसके अंदर टिश्यू बना ही नहीं, जिसके अंदर टिश्यू बना ही नहीं, जो समुद्र के अंदर मिलते हैं, ऐसे जीवों को क्या कह दिया जाता है, पोरीफेरा कह दिया जाता है। इसके बाद जिनके अंदर टिश्यू लेवल भी है, ऑर्गन लेवल भी हो सकता है या ऑर्गन सिस्टम भी है, तो उसमें चेक किया जाता है कि वो कैसे हैं, रेडियल सिमेट्री के हैं या बायलेटरल सिमेट्री के। अब रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है तो समझ लीजिए। जैसे कोई ह्यूमन है
तो ह्यूमंस को अगर बीच से काट दिया जाए तो दोनों भाग जो होंगे, एक हाथ आपका इधर भी है, एक हाथ इधर भी है, एक पांव इधर भी है, एक पांव इधर भी है, एक आंख इधर भी है, एक आंख उधर भी है, तो ये क्या हो गया बायलेटरल, कि बीच से काटने पर दो अलग अलग भाग मिल जाए। तो कुछ उसमें होते हैं जो बायलेटरल होते हैं। तो बायलेटरल के अंदर प्लेटीहेलिमंथीज, एसीहेलिमंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एक्नोडर्मेटा, ये सारी कैटेगरी आ जाती है। एक होती है रेडियल। रेडियल जैसे आपने स्टारफिश देखी होगी, तो स्टारफिश कुछ इस तरीके से दिखती है, मान लिया जाए, ये डायग्राम तो इतना अच्छा नहीं है, तो इनको रेडियली कहीं से भी काट दिया जाए तो आपको जो है हमेशा जो है बराबर स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, तो इनको रेडियल कहा जाता है। तो रेडियल में क्या आ जाता है, टीनोफोरा आ जाता है और सिलेंट्रिटा आता है। इनके डायग्राम्स देखकर अच्छे से समझेंगे, इन पे घबराने की जरूरत नहीं है। फिर ये बॉडी कैविटी क्या होती है, तो कैविटी जो है आपने सुना होगा, जब टूथपेस्ट का ऐड आता है तो कैविटी की बात की जाती है। कैविटी मतलब कुछ चीजें भर जाना। तो ये जो कैविटी होती है कि इनकी बॉडी के अंदर कोई स्पेस हो और उसके अंदर वो ऑर्गेन्स भरे हुए हों। तो इनको भी समझेंगे कि भाई प्लेटीहेलिमंथीज क्या होता है, एसीहेलिमंथीज क्या होता है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। किसी के पास ट्रू सीलम होता है, किसी के पास फॉल्स सीलम होता है, ये किसी के पास कैविटी होती ही नहीं। तो ये क्या होती है, इस पर अच्छे से बात करेंगे। तो ये जो चीज़ है ये हमको एनिमल किंगडम में समझना है। तो आज के लेक्चर में हमने समझा क्या है एक्चुअल में, तो एनिमल किंगडम की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा है कि भाई एनिमल्स कैसे प्लांट से अलग है। तो वो क्या है, वो डिपेंड रहते हैं फूड पर, दूसरी चीज में वो अपने अंदर डाइजेशन करते हैं, वो मोटाइल होते हैं, वो प्रेडेट कर पाते हैं, अपना भोजन स्वयं पचा पाते हैं, किसी ना किसी चीज से एनगल्फ कर लेते हैं। इनके अंदर कौन कौन से देख लिए, तो हमने प्रोटोजोआ देख लिया, हमने इसमें ब्रायोजोन्स की बात कर ली, वर्टेब्रेट करोश्की जिनके अंदर बैक बोन्स होती हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, चाहे वो एम्फीबियंस हो गए, चाहे वो मैमल्स हो गए, चाहे वो आपके अलग अलग कैटेगरीज रेप्टाइल्स की हमने बात करी, तो उन चीज़ों को रखा जाता है। और एनिमल किंगडम में हम इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में इनको बांट सकते हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रीटा, टीनोफोरा। तो इनको समझेंगे हम। बहुत ज़्यादा आपको नहीं आता है एग्जाम्स में, लेकिन एटलीस्ट आपको इनके नाम पता होने चाहिए। ये जो फ्लो चार्ट है इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी बस इतना ही समझिए, नेक्स्ट क्लास में इस पर और दिमाग लगाएंगे और इस चीज़ को क्लियर करेंगे। आज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ तक, और उसके बाद जो है आगे बात करते हैं। तो किंगडम एनिमलिया डज नॉट कंटेन, प्राणी जगत में शामिल नहीं है, सेल वॉल, यूकैरियोटिक, हेटेरोट्रॉफिज्म, मल्टीसेलुलरिज्म, कोशिका भित्ति, यूकैरियोटिक, विषम पोषीवाद या बहुकोशिकी। इसका आंसर तो आप आसानी से देख सकते हैं कि भाई क्या नहीं होता है प्लांट किंगडम में, एनिमल किंगडम में, मतलब एनिमल जंतु जगत में या प्राणी जगत में इनमें से क्या चीज नहीं पाई जाती है वो आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है फाइलम पोरीफेरा इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन। ये जो फाइलम पोरीफेरा था, जो अभी सबसे पहले मैंने एक डायग्राम दिखाया था, फाइलम पोरीफेरा को आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है ब्रांचिंग, सिमेट्री, सेलुलर या रिप्रोडक्शन, शाखाओं में, समरूपता में, कोशिकीय में या प्रजनन में। तो ये आपको आसानी से बन जाएगा क्योंकि एक ही तो बताया मैंने अच्छे से। इसके अलावा विच क्लास हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स, किस वर्ग में जानवरों की संख्या सबसे अधिक है, फिशेस में, रेप्टाइल्स में, इंसेक्ट्स में या मैमल्स में। तो मछलियों में, सरीसृप में, कीड़ों में या स्तनधारियों में सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ एनिमल्स हैं वो किसके अंदर आते हैं, ये आपको बताना है। तो इसके आंसर जल्दी से आपको सभी को कमेंट सेक्शन में देने हैं, और रोजाना जो भी मैं सेशंस करा रहा हूँ उनके भी आंसर रोजाना दिया करिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। और भी अगर कोई भी चीज़ है जहाँ नहीं लग रही है, समझने नहीं आ रही है, कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है कि सर ये टॉपिक्स जो हैं इनको बता दीजिए, तो उस पर भी हम बात कर लेंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कर दिया करिए। तो इसके अलावा कोई भी इश्यूज़ हैं इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इसकी PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ से आप अपलोड कर लेंगे। तो होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।